हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका पार्ट 1.7.2 एवरेज एटॉमिक मास। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास का फर्स्ट पार्ट एटॉमिक मास मैंने आपको कवर करवा दिया था, जो ये वाला पार्ट था। तो आज हम इसका ये वाला पार्ट करेंगे 1.7.2 एवरेज एटॉमिक मास। सो लेट्स बिगिन। Many naturally occurring elements exist as more than one isotope। कई सारे नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स जो है, नेचुरल अकरिंग मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो नेचुरल हैं और जो एक से ज़्यादा आइसोटॉप से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। When we take into account the existence of these isotopes, जब हम इन आइसोटॉप्स के एग्जिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस, और उनकी एबंडेंस के, और उनकी जो रिलेटिव एबंडेंस क्या है, रिलेटिव एबंडेंस मतलब वो कितना परसेंट उनका नेचर में है, उसको रिलेटिव एबंडेंस बोलते हैं। The average atomic mass of that element can be computed. For example, carbon has the following three isotopes with relative abundances and masses as shown against each of them। जैसे कि अगर हम किसी आइसोटॉप के एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि कार्बन है ना, कार्बन के पास 3 आइसोटॉप्स हैं, और अगर हम उनके रिलेटिव एबंडेंस की और उसके मास की बात करी जाए तो ये हमारा इसका कार्बन के ये का हमारे टेबल बना हुआ है, ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं और ये उनका रिलेटिव एबंडेंस है, मतलब कितना परसेंटेज है, और ये इनका एटॉमिक मास क्या है, AMU, जो कि मैंने आपको बताया था। AMU को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो ये हमारे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये इनकी परसेंटेज है, रिलेटिव एबंडेंस, और ये इनका एटॉमिक मास है। ठीक है। फ्रॉम द अबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम विल आउट टू बी। ये जो ऊपर वाला डाटा है, इससे जो एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैसे निकल के आएगा, जब हम इन सभी नंबर्स को प्लस करेंगे। जैसे कि ये है, इसको और हाँ ये वाला थर्ड वाला, ये है ना थर्ड वाला, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब इन प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इसमें किया हुआ है, फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इसमें किया हुआ है, फिर बीच में प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12.011 U। ठीक है। Similarly, average atomic masses for other elements can be calculated. In the periodic table of elements, the atomic masses mentioned for different elements actually represented their average atomic masses. ठीक है। दूसरे एलिमेंट्स के लिए जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, इसी तरह से वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स। ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो मेंशन किया गया है। अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है। और उसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, 11th में भी है, तो उनके नीचे उनका एटॉमिक मास भी रहता है, एटॉमिक नंबर भी रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कभी गौर से देखा हो। अब बात करते हैं दोस्तों मॉलिक्यूलर मास की। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे कोई एक एलिमेंट है, किसी एक एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, किसी भी एक एलिमेंट के अंदर उसका जो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मासेस का जो सम होता है उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है। इट इज obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास तब मिलता है, तब ऑब्टेन किया जाता है जब हम हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को उसके एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा था। ठीक है। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया था, वही सेम प्रोसेस
हम यहाँ पे भी करेंगे नीचे, ठीक है ना। इसके नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, by adding them together. For example, molecular mass of methane which contains one carbon atom and 4 hydrogen atoms can be obtained as follows. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, जैसे तो आपको पता ही है कि जो मीथेन जो है उसके पास एक कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.011 U, ठीक है, जैसा कि हमें पता था। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। मैंने क्या कहा था, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास तब मिलता है जब हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को उनके एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो इसमें भी यही किया गया है। यहाँ पे हमारा कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है, तो 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे। और लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 U, ठीक है। जब हम इन 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा मीथेन का जो है एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी तरह से वाटर का भी मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का है ना। तो इसमें सेम वही करेंगे, 16 जो है 16 U ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, इसमें एक ही एटम है, तो 16 को 1 से करेंगे तो 16 U हो जाएगा। अब ये इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 18.02 U हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास इसकी एक सैम्पल प्रॉब्लम आई है। हमें ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास हमें इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था C6H12O6 जितने भी एटम्स होते हैं उनको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको करके देखते हैं। ये रहा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है कार्बन है ना, कार्बन 6 है। अब कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.011, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कार्बन के कितने एटम्स दे रखे हैं, 6 एटम्स दे रखे हैं, तो 6 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के हमारे पास 12 एटम्स हैं, इसलिए इसको 12 से मल्टीप्लाई किया गया है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008 U होता है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 6 एटम्स हैं, ठीक है। तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास होता है 16 U, तो हमने इसको 16 6 96 होता है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब इन तीनों नंबर्स को हम प्लस कर देंगे 180.16 U, ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। इसमें ये वाली सैम्पल प्रॉब्लम जो है वो सबसे इजी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो आगे की प्रॉब्लम्स आएंगी वो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्मूला मास के। फॉर्मूला मास क्या होता है, Some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecules as their constituent units. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कुछ सब्सटेंसेस जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड के पास एक भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की तरह। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे पॉजिटिव सोडियम हो गया या फिर नेगेटिव क्लोराइड हो गया, इनकी एंटिटीज़ जो होती हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, पैकिंग ऑफ Na+ एंड Cl- आयंस इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, NaCl है ना, और यहाँ पे Na+ है और Cl- है। ये प्लस माइनस क्यों दिया जाता है ये भी आपको पता है। It may be noted that in sodium chloride 1 Na+ is surrounded by 6 Cl- and vice versa.
The formula such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride does not exist as a single entity. ये देखिए दोस्तों, इधर लिखा हुआ है, इस डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन जो है वो 6 क्लोरीन माइनस आयन से सराउंडेड हो रखा है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, ये हमारा NaCl है। ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है। और कहाँ भी यूज़ किया जाता है? सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। एज इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी। और सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास जो है वो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 23U 35.5 इज इक्वल टू 58.5U। ये हमारा इसका क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको फॉर्मूला मास होता है, ठीक है। दोस्तों आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ये इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए।